ड्रामे की शुरुआत जिया से होती है, जो कि स्कूल से भीगती हुई बारिश में घर वापस लौट करके आती और अपने घर में खड़े एक शख्स को पीछे से हक करके कहती कि पापा मैं घर वापस आ गई। पर जैसे ही वो शख्स मुड़ता है वो उसे देख करके हैरान हो जाती और डर करके पीछे हट जाती और गिरने वाली होती, पर इतने पर वो उसे अपने करीब खींच लेता है और उसे बहुत गौर से देखने लगता है, जैसे कि उसके दिमाग में कुछ डार्क चल रहा हो और यहाँ पर वो उसके बालों को टच करने लगता है। इतने पर जिया उसे पुश करके पीछे हट जाती है। तभी वहाँ पर जिया के फादर आते हैं और जिया से कहते हैं कि ये मिस्टर हान है, बारिश की वजह से इनकी कार खराब हो गई है, इसीलिए हमारे घर आए हैं और तुम हो कि इनसे आकर के टकरा गई, अब चलो जल्दी से इनसे माफी मांगो। जिस पर जिया कहती है कि आई एम सॉरी मिस्टर हान। तो हान कहता है कि तुम मुझे अंकल कह सकती हो क्योंकि मैं तुमसे उम्र में काफी बड़ा हूँ। तो वो कहती है कि ठीक है अंकल। इतना कहकर के वो वहाँ से भाग जाती है। यहाँ पर जिया के फादर सोचने लग जाते हैं कि काश कि मिस्टर हान मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाते तो मैं अपनी कंपनी को बचा सकता था, लेकिन अभी जिस तरीके से वो मेरी बेटी को देख रहे थे, क्या जिया उन्हें पसंद आ गई है? पर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि आज तक उन्हें किसी भी औरत के साथ में नहीं देखा गया है। भला वो मेरी छोटी सी बेटी में इंटरेस्टेड कैसे हो सकते हैं? मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। और वो हान से कहती कि मिस्टर हान बाहर का मौसम बहुत खराब हो रखा है, तो अगर आप चाहें तो आज रात हमारे घर में रुक सकते हैं। तो हान कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हान गेस्ट रूम में जाकर के शावर लेने लगता है। दूसरी तरफ हम जिया को देखते हैं, जो कि बाथ टब में सोए हुए सपने में हान को देखती है कि वो उसके करीब बढ़ा जा रहा होता है। तो जिया कहती कि लगता है कि अंकल आप पागल हो गए, मुझसे दूर रहिए। जिस पर हान उसका पैर पकड़ करके अपनी तरफ खींचते हुए उससे कहने लग जाता है कि जब से मैंने तुम्हें पहली बार से देखा है तब से मैं तुम्हारे मुंह से अपने लिए हस्बैंड सुनना चाहता हूँ। इतना कहकर के वो उसे पागलों की तरह किस करने लग जाता है। इतने पर जिया की आंख खुल जाती है और वो काफी डरी हुई सी सोचती कि आखिर मैं ये किस टाइप का सपना देख रही थी। और वैसे भी अब तक मिस्टर हान तो यहाँ से कब का चले गए होंगे। जिसके बाद में वो मेड को आवाज लगाती हुई नीचे उतरती है और कहती कि मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं हॉट मिल्क पीना चाहती हूँ। इतने पर उसका पैर फिसल जाता है। जहान उसे गिरने से पहले ही पकड़ लेता है और उसे अपने करीब खींच लेता है। जिया तो उसे देखकर ही काफी हैरान रह जाती है। जहान उसे मिल्क का ग्लास ऑफर करता है, पर वो डर से कहती कि मुझे नहीं चाहिए। तो हान उसे करीब बढ़ते हुए कहता है कि क्यों नहीं चाहिए, चलो अभी से जल्दी से पी लो। इतने पर जिया ग्लास को दूर हटाती है, जिसकी वजह से ग्लास गिर करके फूट जाता है। जिस पर वो फौरन से उससे माफी मांगने लगती है। तो हान कहता है कि आखिर तुम इतनी घबराई हुई सी क्यों हो, रिलैक्स हो जाओ क्योंकि मैं तुम्हें खाऊंगा नहीं। इतनी पर जिया वहाँ से डर करके भाग खड़ी होती है। हान सोचता है कि लिटिल रैबिट कहाँ तक भागोगी, तुम मेरे दिल और दिमाग में उतरती जा रही हो और ऐसी कोई भी चीज नहीं जिसे मैं हासिल करना चाहूँ और वो मुझे ना मिले। अब कुछ दिन के बाद में जिया अपने फादर के साथ में एक पार्टी में जाती है और सोचती है कि तो छोटी मोटी सी पार्टी है, आई होप कि अंकल हान इस पार्टी में नहीं आएंगे क्योंकि ये उनके लेवल की पार्टी नहीं है। तभी उसके फादर उसे आवाज लगाते हैं और उसे बताते हैं कि इस पार्टी में मिस्टर हान भी आए हैं। हान को देख करके तो जिया को एकदम सदमा ही लग जाता है। हान भी उसे बहुत गौर से देखता है और यहाँ पर उसके दिमाग में डार्क थॉट्स आने लगते हैं और वो सोचता है कि इसी कमर तो पिछली बार से कहीं ज्यादा पतली लग रही है, मेरा दिल ऐसा क्यों कर रहा है कि मैं इसकी ड्रेस को यहीं पर फाड़ दूं। यहाँ पर हान से कई बिजनेसमैन बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर हान की निगाहें तो सिर्फ जिया पर ही टिकी होती हैं। इतने पर एक वेट्रेस आकर के जिया से टकरा जाती है, जिसकी वजह से उसकी ड्रेस पर वाइन गिर जाता है और उसकी ड्रेस खराब हो जाती है। तो जिया फौरन से अपना ड्रेस चेंज करने के लिए वहाँ से चली जाती है। तभी हान के पास में असिस्टेंट आता है और उसे बताता है कि जिया के फादर की कंपनी लॉस में जा रही है और ऐसा भी हो सकता है कि वो कुछ दिन में दिवालिया घोषित हो जाए। इधर जिया अपना ड्रेस चेंज करने के बाद में मेड को आवाज लगाने लगती है। इतने पर हान वहाँ पर आ जाता है और पीछे से आकर के उसकी ड्रेस को क्लोज कर देता है, लेकिन जब वो पीछे पलट करके देखती है तो वो बहुत बुरी तरीके से डर जाती है और पीछे हटने लगती है। पर हान भी उसके करीब जाकर के कहता है कि तुम हमेशा इतनी डरी हुई सी एक्सप्रेशंस क्यों देती हो, मैं तो बस तुम्हारी मदद कर रहा था। जिस पर जिया उसे पुश करके वहाँ से जाने लगती है। तो हान उसे पकड़ करके रोक लेता है। ये देख करके जिया फौरन से अपना नेकलाइन अपने हाथ से कवर कर लेती है, जैसे कि वो हान की नजरों से खुद को बचा रही हो। तो वो उसे कहता है कि क्या तुम इस तरीके से बाहर जाओगी। इतना कहकर के वो अपनी जैकेट निकाल करके उसे पहना देता है और उसे कहता है कि अब ठीक लग रही हो बेबी गर्ल। इतना कहकर के वो वहाँ से चला जाता है। जिया सोचती कि आखिर मुझे अंकल इतने डरावने क्यों लगते हैं। इधर हान बाहर आकर के सोचता है कि जिया मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगने लगी, उसके आसपास होकर के खुद को कंट्रोल कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इधर जिया भी सोचती कि हर बार मैं अंकल को गलत समझ बैठती हूँ, पर वो हर बार मेरी मदद करते हैं। ऊपर से वो मेरे फादर के सबसे बड़े क्लाइंट हैं, मुझे उनसे जाकर के माफी मांगनी चाहिए। और यही सोचकर कि वो हान को ढूंढते हुए बाहर गार्डन तक पहुंच जाती है, जहाँ वो हान के पास जाकर के उसे अपनी की गई हरकतों के लिए माफी मांगने लगती है। तो हान उससे कहता है कि अगर मैं कहूँ कि मैं अभी भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हूँ तो तुम क्या करोगी। ये सुनकर के जिया एकदम से चुप हो जाती है। तो हान हंसते हुए उसे बैठने के लिए कहता है, जिस पर जिया चुप करके वहाँ पर बैठ जाती है। पर इससे पहले कि वो दोनों अपनी बातें शुरू कर पाते, जिया वहाँ पर अपने फादर को आता हुआ देख करके चौंक जाती है। ये देख करके हान उसे अपने करीब खींच लेता है, जिस पर जिया उसे खुद से दूर करने लगती है। तो हान कहता है कि अगर तुम कोई परेशानी नहीं खड़ी करनी चाहती हो तो चुपचाप से यहीं पर बैठी रहो और हिलना डुलना बंद करो। जहाँ जिया सुनती है कि उसके फादर अपने डीलर से बात कर रहे होते हैं,
जो कि उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करने का वादा किया था, पर वो इस वक्त साफ साफ मुकर जाता है। इस बात से उसके फादर को बहुत ही बड़ा सदमा लगता है और उनकी आखिरी होप भी टूट जाती है। और यहाँ पर वो उस आदमी के सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं, पर वो आदमी उनकी एक बात नहीं सुनता है और वहाँ से चला जाता है। ये देख करके जिया को भी बहुत ही ज्यादा दुख होता है कि वो अपने फादर की मदद तक नहीं कर पा रही है। हान उसे देख करके सोचता है कि मुझे भी तुम्हारे फादर के लिए काफी दुख है और तुम्हें ये बात समझना पड़ेगा कि मेरे अलावा अब तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता है। जहाँ जिया के फादर उठते हैं और उन दोनों को अचानक से देख करके शॉक्ड हो जाते हैं, पर वो जिया का फेस नहीं दिख पा रहे होते हैं क्योंकि हान ने उसके फेस को छुपा रखा था। और यहाँ पर वो इस बात से भी काफी हैरान होते हैं कि आखिर हान किसी औरत के साथ में कैसे हो सकता है। जिस पर हान उनसे कहता है कि क्या आप मेरे प्राइवेट मूवमेंट को यूं ही घूरते रहेंगे। ये सुनकर के उनका फेस एम्बेरसमेंट से भर जाता है और वो हान को सॉरी कहते हुए वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद में हान जिया को छोड़ देता है और कहता है कि मैंने सब मजबूरी में किया है। तो वो कहती है कोई बात नहीं है। इतना कहकर के उसका जैकेट निकाल के वहाँ पर रख करके जाने लगती है। तो हान उसका हाथ पकड़ करके कहता है कि मैं तुम्हारे फादर की मदद कर सकता हूँ। तो जिया कहती है कि मुझे आपकी हेल्प नहीं चाहिए, मैं अपने वैन परिवार की समस्याओं को खुद से सॉल्व कर सकती हूँ। इतना कहकर के वो वहाँ से जाने लगती है, जिसे देख करके हान सोचता है कि तुम्हारे इतने प्यारे छोटे पैर मेरी कमर पर लिपटे हुए ज्यादा अच्छे लगेंगे और वैसे भी तुम्हें ये बात जल्दी समझ में आ जाएगी कि मेरे अलावा तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता है, क्योंकि मैं करने ही नहीं दूंगा और जल्दी मैं तुम्हें इस कदर मजबूर करने वाला हूँ कि तुम्हें मेरे पास आना ही पड़ेगा। इधर जिया जब घर पहुंचती है तो वो अपने फादर को अपनी मदर की फोटो से बात करता हुआ देखती है, जहाँ वो उनसे कह रहे होते कि मुझे माफ कर देना, मैं हमारी बेटी को एक अच्छी जिंदगी नहीं दे पा रहा हूँ। इतना कहकर के वो रोने लगते हैं। तभी वहाँ पर मेड आती है तो वो उसे बताती है कल मैं इस विला को बेच दूंगा, तो आप लोग अपने लिए न्यू जगह देख लेना। जिस पर मेड कहती है पर ये घर तो आपकी वाइफ और आपकी आखिरी निशानी है। तो वो कहते कि हमारे पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है क्योंकि मुझे अपनी कंपनी बचानी है। ये सब देख करके जिया सोचती कि आखिर मैं ऐसा क्या करूँ, कैसे मैं अपने फादर की मदद करूँ। और यहाँ पर उसे हान की बात याद आती कि उसने कहा था कि वो उसके फादर की मदद कर सकता है, पर फिर वो सोचती कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ क्योंकि वो एक डेंजरस और मिस्टीरियस पर्सन है। मैं उनसे मदद लेने के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। अब अगले दिन उसके फादर जिया को लेकर एक छोटे से घर में शिफ्ट हो जाते हैं, जहाँ जिया अपने फादर से कहती कि पापा आप परेशान मत होइए, हम दोनों मिलकर के सब कुछ सही कर लेंगे और वैसे भी मुझे एक नौकरी मिल गई है। ये सुनकर के उसके फादर सोचते हैं कि मेरी बेटी अब बड़ी हो गई है। अब जिया एक होटल के बाहर खड़ी होकर के वेलकमिंग का काम करने लगती है। तभी वहाँ का मैनेजर बाहर आता है और उसे कहता है कि तुम बहुत अच्छा कर रही हो, अगर तुम चाहो तो बड़े बड़े क्लाइंट्स को रूम के अंदर भी सर्विस दे सकती हो। तो वो कहती कि नहीं, मुझे ये सब नहीं करना है, मैं यहीं पर ठीक हूँ। तो वो कहता है कि बेवकूफ़ी मत करो, तुम इतनी सुंदर हो और इतनी टैलेंटेड हो, अगर तुम चाहो तो एक रात के हजारों डॉलर कमा सकती हो। और इससे पहले कि वो कुछ कह पाता तभी उसके पास में एक कॉल आता है और यहाँ पर उसे पता चलता है कि उसके फादर हॉस्पिटल में एडमिट है क्योंकि उन्हें काफी ज्यादा चोटें आई है। ये सुनकर के वो गिरती पड़ती उठ करके वहाँ से भागती हुई हॉस्पिटल पहुँचती है, जहाँ उसके फादर की असिस्टेंट उसे मिलती है और उसे बताती है कि तुम्हारे फादर के न्यू प्रोजेक्ट के सारे पैसे डूब गए हैं और अब तो उनकी सारी होप भी टूट गई है, जिसका बहुत ही बड़ा सदमा होने लगा है। और इतना कम नहीं था कि कुछ लेनदार तो उनके ऊपर हमला भी कर दिए। ये सब सुनकर के जिया पूरी तरीके से टूट जाती है और वहीं पर बैठ करके रोने लगती है। तभी वहाँ पर हान आता है और कहता है कि लिटिल वन आखिर तुम क्यों रो रही हो। इतने पर हान की नजर उसे घुटने पर लगी चोट पर पड़ती है। तभी वहाँ पर डॉक्टर बाहर निकल के आते हैं और बताते हैं कि हमने तुम्हारे फादर को स्टेबल तो कर दिया है, पर वो अभी खतरे से बाहर नहीं है, हमें उनकी जल्दी सर्जरी करनी पड़ेगी। ये रही सर्जरी की फीस की डिटेल। जिस पर हान उस फाइल को लेकर के अपने असिस्टेंट को दे देता है और इशारे में उसे पेमेंट करने के लिए कह देता है और जिया से कहता है कि तुम्हें पैसों की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इतना कह करके वो उसे अचानक से उठा लेता है और वहाँ से लेकर के चला जाता है, जहाँ वो उसकी चोट पर बहुत प्यार से दवाई लगाता है। तो जिया उससे पूछती कि वैसे अंकल आप यहाँ पर हॉस्पिटल में क्या कर रहे थे। तो हान कहता है कि वो सब छोड़ो, बस मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, बस तुम्हारे एक बार कहने की देरी है क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें मेरी जरूरत है। लेकिन इस बात पर भी जिया कुछ भी नहीं कहती, जिस पर हान उसे अपना नंबर देते हुए कहता है कि अगर कोई भी जरूरत हो तो इस पे एक बार कॉल कर लेना, जिससे कि तुम्हें पूरी मदद मिलेगी। लेकिन याद रखना कि अगली बार तुम्हारी मदद करने की कीमत इतनी ईजी नहीं होगी। ये सब देख करके जिया सोचती कि आखिर अंकल मेरे लिए इतने अच्छे क्यों हैं। तभी उसके पास में असिस्टेंट की कॉल आती है जो कि उसे बताती है कि उसके फादर को होश आ गया है। ये सुनकर के वो फौरन से भागती हुई वहाँ से चली जाती है, जहाँ हान भी बाहर आकर के सोचता है कि आज मैंने सिर्फ तुम्हारे फादर की वजह से तुम्हें जाने दिया है, पर हर बार तुम इतनी लकी नहीं रहोगी। इधर जिया अपने फादर के पास जाती और उन्हें ऐसी हालत में देख करके बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। यहाँ पर असिस्टेंट उनसे पूछती कि प्रेसिडेंट क्या हम अपनी कंपनी को दिवालिया घोषित कर दें। तो वो कहती कि भला मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। जिस पर जिया कहती कि आप चिंता मत करिए, मैं कुछ करने की कोशिश करती हूँ। इतना कह करके वो जैसे असिस्टेंट के साथ अपने फादर की कंपनी जाती है तो वहाँ से सारे एम्प्लॉयज पहले से ही तैयारी कर चुके होते हैं जॉब छोड़ने की और वो वहाँ के कंप्यूटर्स लेकर के जा रहे होते हैं। तो उससे पूछती कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। जिस पर एम्प्लॉय जवाब देते कि अब तो आपकी कंपनी बैंकरप्ट होने वाली, तो हम यहाँ पर रह करके करेंगे क्या, और वैसे भी अभी तक हमें हमारी सैलरी नहीं मिली, इसीलिए हमें कंप्यूटर्स लेकर के जा रहे हैं। तो जिया कहती कि आप लोग को जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है,
मैं अपने फादर के फ्रेंड शैन से बात करने के लिए जा रही हूँ कि वो हमारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाए। तब तक आप लोग हमारे साथ में कोऑपरेट करिए। इतना कह करके वो जैसे अपने फादर के फ्रेंड शैन से मिलने के लिए जाती है तो वो देखती कि वहाँ पर ठरकी वांग में बैठा होता है, जो कि उसे देख करके एकदम से सटक जाता है और कहता है कि मिस्टर वैन की बेटी तो काफी कमाल की है, ऐसी ब्यूटी मैंने आज तक नहीं देखी है। इधर हान पूल के पास में बैठा होता है, तभी वहाँ पर एक मेड आती है और उसे सेड्यूस करते हुए कहने लग जाती है, क्या मैं आपके नहाने में कोई मदद कर सकती हूँ। जिस पर हान उसका हाथ ट्विस्ट करते हुए उसे खुद से दूर ढकेल देता है और कहता है, क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि मुझे वुमन से नफरत है। जहाँ वो अपने गार्ड्स को बुला करके उसे बाहर फेंकने का ऑर्डर दे देता है, तभी वहाँ पर हान का असिस्टेंट आता है और बताता है कि मिस जिया मिस्टर सेन से मिलने के लिए गई है और वहाँ पर वांग भी मौजूद है, जिसे भोली वाली कॉलेज की लड़कियों के साथ में खेलने का बहुत शौक है। ये सुनकर के हान का एक्सप्रेशन बिल्कुल डार्क हो जाता है और वो कहता है कि अगर उसने मेरी वुमन को टच करने की हिम्मत भी की तो मैं उसके हाथों का बहुत शुक्र करूंगा, जो कि जिंदगी भर याद रखेगा। इधर वांग जिया को बैठाते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे फादर की कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ, पर इससे पहले तुम्हें ड्रिंक पीना पड़ेगा। ये सुनकर के असिस्टेंट उसके हाथ से ड्रिंक लेकर के पी जाती और कहती कि ये ड्रिंक नहीं करती, मैं इसकी जगह पर ड्रिंक कर लूंगी। ये देख करके वांग कहता है कि लगता है कि तुम इसी कंपनी का भला होते हुए नहीं देखना चाहती हो। चलो कोई बात नहीं, तुम हल्का फुल्का वाइन तो पी सकती हो। इतना कह करके उसे वाइन पीने के लिए ऑफर करता है तो जिया फौरन से उस वाइन को पीने लगती है, पर नजर बचा करके वो उसे गिरा देती है और ऐसा प्रिटेंड करती है कि सारी वाइन फिनिश कर चुकी है। तभी असिस्टेंट उसे पानी पीने के लिए देती है, जिस बोतल को लेकर के वो पी जाती है। कुछ देर के बाद में वांग जिया को अपने साथ में बाहर लेकर के जाता है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा नशे में होती है। अब असिस्टेंट जैसे ही जिया को देखती है तो वो उसे रोकने के लिए आगे बढ़ती है, पर तब तक शैन उसे आकर के रोक लेता है और उसे उसके पास जाने नहीं देता है, क्योंकि असिस्टेंट ने भी वाइन पी रखी थी और वो भी नशे में थी। इधर जिया सोचती कि जब मैंने वाइन पी नहीं तो फिर मुझे नशा कैसे हो सकता है। तो वांग कहता है क्योंकि उस पानी की बोतल में नशा था, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें बेवकूफ बना लोगी, हम तो पुराने खिलाड़ी हैं। इतना कह करके उसके साथ में बदतमीजी करने लगता है तो जिया उसके कान पर बाइट कर लेती है, जिस पर वांग बौखला जाता है और उसे कार के अंदर ढकेल देता है और उसके साथ में बदतमीजी करने के लिए अंदर घुसने लगता है। इतने पर जिया हान को कॉल लगा देती है, जहाँ हान जब उसका कॉल रिसीव करता है तो उसकी डरी हुई आवाज सुनकर के पूरी तरीके से बौखला जाता है और कहता है कि मैंने आज तक जिया पर हाथ नहीं रखा, क्योंकि इस बात का मुझे डर था कि कहीं मैं उसका दिल न तोड़ दूं। और ये 2 टकी का वांग उसे छूने की हिम्मत कर रहा है। यहाँ पर वो अपने आदमी से कहता है कि जिया की लोकेशन फौरन से ट्रेस करो और वांग मुझे किसी भी हालत में जिंदा या मरा हुआ चाहिए, वरना मैं तुम लोग का वो हश्र करूंगा जो कि तुम लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इधर वांग चलती कार में जिया के साथ में बदतमीजी करने की लगातार कोशिश कर रहा होता है, पर इससे पहले कि वो उसके साथ में कुछ ज्यादा कर पाता हान उसकी कार को ओवरटेक कर लेता है, जिसे देख करके वांग के पांव तले से जमीन निकल जाते हैं, क्योंकि हान के सर पर खून सवार था। जिया जैसे ही उसे देखती हुई फौरन से कार से नीचे उतर जाती है और हान की तरफ भागने लगती है, जहाँ हान भी उसे फौरन से अपने सीने से लगा लेता है और उसे काम डाउन करने की कोशिश करने लगता है। इधर हान के आदमी वांग को पकड़ लेते हैं, जिस पर वांग अपनी जान की भीख मांगने लगता है, पर हान तो जैसे उसकी कोई एक बात भी नहीं सुनता है और उसका काम तमाम करने का ऑर्डर दे देता है। पर जिया उसे रोक करके वांग को पॉइंट करते हुए कहती कि जो भी कुछ तुमने मेरे फादर से वादा किया था उसे पूरा करो, जैसा कि तुमने मेरे फादर के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने की बात की थी, वरना आज मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूंगी। हान उसका ये रूप देख करके सोचता है कि मैं तो काफी शॉक्ड हूँ, ऐसे छोटे खरगोशों को भी गुस्सा आता है। अब वांग जल्दी से कॉल करके जिया की कंपनी में रॉ मटेरियल भिजवाने के लिए कहता है, जहाँ हान जिया को फौरन से संभालता है, क्योंकि वो होश खो रही थी और वो अपने आदमी से कहता है कि वांग के परिवार का नामो निशान सिटी से मिटा दो। इतना कह करके वो जिया को कैरी करके वहाँ से चला जाता है। अब घर जाने के बाद में जिया काफी ज्यादा नशे में होती है, जिसकी वजह से वो हान के नेक पर किस करने लगती है, तो हान उसे रोकता है और कहता है कि तुम अभी होश में नहीं हो, पर जिया इतनी पर भी नहीं रुकती और फिर से उसके नेक पर किस करने लगती है और कहती कि मैं पूरे होश में हूँ, मुझे आपसे किस चाहिए। इतने पर तो हान अपना पूरा कंट्रोल खो देता है और उसे किस करना स्टार्ट कर देता है और उसे सोफे पर लेकर के चला जाता है, जहाँ जिया उसका चश्मा निकालते हुए कहती है, क्या मैं आपको पसंद नहीं हूँ, आखिर आप इतना क्यों सोच रहे हैं मेरे करीब आने से पहले। तो हान कहता है कि जिया तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कर रही हो, क्योंकि मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ। तो जिया कहती है कि अंकल आप मेरे लिए सबसे अच्छे इंसान है और जिया आपको बहुत पसंद करती है, जिस पर हान उसे उठा करके बेड पर ले जाता है और करीब करीब अपना सारा कंट्रोल खो देता है। पर फिर वो अचानक से रुक जाता है और कहता है कि अभी नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब तुम पूरे होश में हो तब हमारे बीच में कुछ ऐसा हो, और वैसे भी मैं तुम्हारे नशे में होने का फायदा नहीं उठा सकता हूँ। इतना कह करके वो उसे मार करता है। अगली सुबह जिया की जब आँख खुलती है तो वो सोचती कि तो मेरा घर नहीं है, आखिर मैं कहाँ हूँ। तभी वो अपने गर्दन पर लंब बैठे निशान देखती है, जिसे देख करके वो चौंक जाती है और अपनी कल रात की सारी हरकतें याद करके काफी ज्यादा एम्बैरेसमेंट से भर जाती है और सोचने लग जाती है क्या मेरे कपड़े अंकल ने चेंज किए हैं, मुझे उनसे जाकर के पूछना पड़ेगा कि आखिर कल रात हुआ क्या था। तभी वहाँ पर मेड आकर के उसे न्यू ड्रेस देते हुए कहती है, कल रात मैंने आपके कपड़े चेंज किए थे। ये सुनकर के जिया की जान में जान आती और वो अपने कपड़े चेंज करने के लिए चली जाती है। इधर असिस्टेंट हान से आकर के बताता है कि मिस जिया बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रही है अपने फादर की कंपनी को बचाने के लिए, पर उन्हें कहीं से भी मदद नहीं मिल रही है।
तो हान कहता है कि बटरफ्लाई को उड़ने दो, वो जितना उड़ेगी उतनी जल्दी थक जाएगी और मेरे पास अपनी मर्जी से आएगी। तभी वहाँ पर जिया आती है और हान को देख कर काफी नर्वस हो जाती है और उससे हिचकिचाते हुए पूछती, कल रात हमारे बीच में क्या हुआ था? तो हान कहता है कि कल रात हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ था, पर मैंने तुम्हें हर जगह टच करते हुए शांत किया था। क्या कल रात के अधूरेपन को हम पूरा कर सकते हैं? क्या तुम अंकल की गुड गर्ल बनना चाहोगी? ये सुनकर कि वो पीछे हट जाती है और कहती है कि मुझे नहीं बनना है। इस बात पर हान उसे करीब बढ़ने लगता है और ये देखकर कि जिया काफी डर जाती है। पर हान उसके पीछे पड़े हुए बिजनेस कार्ड को उठा करके उससे कहता है कि मैं खुद को कभी भी किसी के ऊपर फोर्स नहीं करता हूँ। अगर तुम्हें पछतावा हो तो तुम मुझे एक कॉल कर लेना। इतना कहकर कि वो उस कार्ड को उसके ड्रेस के अंदर डाल देता है। ये देखकर कि जिया काफी डर जाती है और वहाँ से भाग खड़ी होती है और सीधा अपने फादर के पास हॉस्पिटल जाती है, जहाँ वो उनसे कहती कि फादर आप परेशान मत हुई, मैं कोशिश कर रही हूँ, जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। इधर हान कहता है क्या ये मोबाइल खराब हो चुका है, जो कि अभी तक जिया का इस पर कॉल नहीं आया। जिस पर असिस्टेंट कहता है कि मिस्टर हान आपने मिस जिया को बहुत बुरी तरीके से डरा दिया है, शायद इसलिए वो खुद को आपसे छुपा रही हैं। तो हान कहता है कि यहाँ पर मैं उसे बिना देखे मर रहा हूँ, अगर वो नहीं आएगी तो मैं खुद उसके पास चला जाऊंगा। इतना कहकर के वो जिया के स्कूल के सामने जाकर के खड़ा हो जाता है, जिसे देख करके तो जिया काफी हैरान रह जाती है और उसे देख करके उसकी फ्रेंड उसे पूछती है क्या तुम उस हैंडसम से आदमी को जानती हो? तो जिया कहती है कि मैं उन्हें नहीं जानती हूँ। इतना कहकर के वो आगे बढ़ने लगती है, जिस पर हान उसे करीब जाकर के कहता है क्या तुम अपने अंकल को नहीं पहचानती हो? तो वो पूछती है उससे कि आखिर आप यहाँ पर क्यों आए? तो हान कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर पकड़ने आया हूँ, इसलिए चुपचाप से मेरे साथ में चलो। पर जिया उसके साथ में जाने के लिए तैयार नहीं होती है। तो हान उससे कहता है क्या तुम अपने फादर की फ्रेंड शैन से नहीं मिलना चाहोगी, जिसने तुम्हारे फादर को धोखा दिया है? ये सुनकर के जिया फौरन से उसकी कार में जाकर के बैठ जाती है और हान के साथ में चली जाती है, जहाँ डिनर टेबल पर शैन भी बैठा होता है, जो कि हान को देख करके बहुत बुरी तरीके से कांप रहा होता है और फौरन से उसके सामने अपने घुटने टेक देता है। तो हान उसे देख करके कहता है कि लगता है कि मिस्टर शैन को काफी गर्मी लग रही है, जरा इन्हें ठंडा करो। इतना कहने पर कि उसके आदमी शैन के ऊपर एक बाल्टी पानी डाल देते हैं। हान उससे पूछता है कि जब तुम्हारे दोस्त की इकलौती बेटी तुम्हारे पास मदद मांगने के लिए आई थी, तब तुमने उसके साथ में इतना गंदा व्यवहार क्यों किया? तो शैन उससे कहने लग जाता है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। जहाँ हान जिया से कहता है क्या तुम जानती हो जब ये इंसान बहुत गरीब था, जब इसकी कंडीशन बहुत खराब थी, तब तुम्हारे फादर ने इसकी बहुत मदद की थी और जब तुम्हारे फादर को इसकी जरूरत पड़ी तो ये अपनी बातों से मुकर गया। जिस पर जिया कहती है आपको शर्म आनी चाहिए, आपने मुझे आग में ढकेलने का काम किया है और वहां के हवाले कर दिया। क्या इस तरीके से किसी के एहसान का बदला चुकाते हैं? इस बात पर वो माफी मांगने लगता है और कहता है कि हान आप जो भी करने के लिए कहेंगे वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तो हान कहता है कि वैसे मैंने सुना है कि तुम्हारे पास बहुत ही ज्यादा पैसे हैं, चलो एक काम करो कि 50 मिलियन दे करके अपनी जान बचा लो, मैं तुम्हें जाने दूंगा। तो वो कहता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, पर हान तो जैसे उसकी जान का दुश्मन बन गया था, इसीलिए उसे अपनी जान बचाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। जहाँ जिया चेक को लेकर के हाथ में अपने कुछ सोच रही होती है, तभी वो हान को देखती है कि वो स्मोक करने के लिए जा रहा है, इसीलिए वो उसके हाथ से लेकर के खुद ही करने लगती है और उसे खांसी आने लगती है। जिस पर हान उसके हाथ से वो लेकर के कहता है कि सब बच्चों के पीने की चीज नहीं है। इतना कहकर के वो उसे फेंक देता है और कहता है कि इतनी कम उम्र में इतना सोचने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। जिस पर जिया कहती है कि मुझे पता है कि इस चेक में एक बहुत बड़ी रकम है, अगर मैंने इसे ले लिया तो मैं चाह करके भी आपसे छुटकारा नहीं पा सकती हूँ। तो हान कहता है कि क्या तुम मुझसे इतना दूर भागना चाहती हो? तो जिया कहती है कि आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना कहकर के वो कार से नीचे उतर जाती है। ये देख करके हान का मूड एकदम से खराब हो जाता है और वो सोचता है कि तुमने मुझे हद से ज्यादा इरिटेट कर रखा है। अब जैसा कि हान से वो पैसे नहीं लेती, इसीलिए उसके पास में कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है और उसके फादर अपने आप ही दिवालिया घोषित हो जाते हैं। इतना कम नहीं था कि उसके घर पर पुलिस पहुंच जाती है उसके फादर के खिलाफ लीगल नोटिस लेकर के, जिसमें कि उसके फादर की कंपनी के द्वारा बनाए गए बिल्डिंग गिर गई होती है, जिसमें कि कई लोग मारे गए होते हैं। इसीलिए पुलिस उन्हें कानूनी तौर पर गिरफ्तार करने के लिए आई होती है और पुलिस उन्हें अपने साथ लेकर के चली जाती है। ये देख कर के जिया फूट फूट कर रोने लगती है और उसे सिर्फ एक ही उम्मीद नजर आती है कि मिस्टर हान उसके फादर को बचा सकते हैं। इसीलिए वो भरी बारिश में जाकर के हान के विला के सामने बैठ जाती है। हान जब वहाँ पर आता है तो वो उसे देख करके हैरान हो जाता है, पर तब तक जिया बेहोश हो जाती है। जहाँ हान का असिस्टेंट जिया के लिए मेडिसिन लेकर के आता है और बताता है कि सब जिया की कंपनी के गद्दारों की वजह से हुआ है, जो कि कंपनी के पैसे खा कर घटिया सामान का यूज किए, जिसकी वजह से ये सब हो गया। वैसे आपके कहने पर हमने एक आदमी को पकड़ा है जिसे सब कुछ पता है और आप किसी भी वक्त उसे सारी सच्चाई उगलवा सकते हैं। तो हान कहता है कि उसे कुछ दिन और जी लेने दो, क्योंकि हर कोई जानता है कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ। तभी वहाँ पर जिया आती है तो हान उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए क्यों आई थी? तो वो उससे कहती है कि अंकल प्लीज मेरे फादर को बचा लीजिए। तो हान कहता है कि पर इसके लिए तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी, तुम मुझे क्या दे सकती हो? यहाँ पर जिया सोचने लग जाती है कि ना तो मेरे पास पैसे हैं और ना ही मेरे पास फादर है, मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ और अब तो मेरे पास में कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। और यही सोचकर कि वो अपने शर्ट का बटन ओपन करने लगती है और कहती है कि आज से मैं आपके बनने के लिए तैयार हूँ। इस बात से हान का गुस्सा
बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच जाता है और वो उसकी शर्ट पकड़ करके कहता है कि आज तुम अपने फादर को बचाने के लिए खुद को मेरे सामने परोस रही हो। अगर मैंने तुमसे मना कर दिया होता तो क्या तुम दूसरे मर्द के पास में हेल्प मांगने के लिए इसी तरीके से चली जाती? तू कहती कि मैं ऐसा कभी भी नहीं करती और मैं जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ और मैं ये भी जानती हूँ कि शायद मैं आपके लिए एक ऑब्जेक्ट की तरह हूँ, पर मैं खुद को पूरी तरीके से आपके हवाले करना चाहती हूँ, वो भी अपनी मर्जी के साथ में। तो हान कहता है कि लगता है कि तुम एक गुड गर्ल बन गई हो, मैं तुम्हें इस बात के लिए इनाम दूंगा। इतना कह करके वो उसे किस करने लगता है और उससे कहता है कि तुम्हें पता है कि मुझे तुम्हारी आंखें बहुत ब्यूटीफुल लगती और जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब से मैं तुम्हें खा जाना चाहता हूँ। वैसे मुझे एक बात सच सच बताओ कि तुम जितनी क्लीन दिखती हो क्या तुम उतनी अनटच्ड हो या फिर इससे पहले भी किसी ने तुम्हें छुआ है? तो वो कहती है कि मुझे कभी भी किसी ने नहीं छुआ है। तो हान कहता है कि याद रखना कि जो बच्चे झूठ बोलते हैं उन्हें पनिशमेंट मिलती है। इतना कहकर के वो अपनी शर्ट निकाल देता है और उसे वॉल की तरफ पुश करते हुए कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हो, अब चलो मुझे गुड गर्ल की तरह हस्बैंड कहो क्योंकि मुझे अंकल सुनना पसंद नहीं है। जिस पर जिया धीरे से हस्बैंड कहती है। ये सुनने की देरी नहीं कि हान अपना सारा कंट्रोल खो देता है और उसके साथ में नाइट एक्सपेंड कर बैठता है। ये सब होने के बाद में जब जिया सो जाती है तब भी हान उसे देख ही जा रहा होता है और यहाँ पर उसे रहा नहीं जाता है और वो फिर से जिया को नींद में किस करने लगता है, जिस पर जिया चौंक करके उठ जाती है और उसे ऐसा करने से मना करती है। तो हान कहता है कि प्लीज मुझे खुद से दूर मत करो, एक बार और करने दो। अब रात बीतने के बाद में जब अगली सुबह हान उठता है तो वो जिया को देखता है कि वो काफी ज्यादा बेचैन थी, इसीलिए जब उसे वो टच करता है तो उसे फील होता है कि जिया को तो काफी तेज फीवर है। हान सोचता है कि क्या कल रात में बहुत ही ज्यादा हो गया, लगता है कि कल रात में बेड पर बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव था और यही सब सोच करके वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और फौरन से अपने डॉक्टर फ्रेंड जैन को कॉल करके मेंशन आने के लिए कहता है। तो उसका फ्रेंड कहता है कि मैं भी बहुत बिजी हूँ, मैं 6 बजे के बाद आऊंगा। तो हान कहता है कि अगर तुम 10 मिनट के अंदर नहीं आए तो मैं पूरे हॉस्पिटल में आग लगा दूंगा। इतना कहकर के वो कॉल काट देता है। कुछ देर के बाद में हान का फ्रेंड डॉक्टर जैन वहाँ पर आता है और कहता है कि तुम पहले ऐसे इंसान हो जो कि खुलेआम हॉस्पिटल के डायरेक्टर को धमकियां दे रहे हो। जहाँ उसकी नजर जिया पर पड़ती है तो वो कहता है कि तू एकदम लिटिल सी एंजल जैसी लग रही है, तुम तो बीस्ट निकले सच में, आखिर तुमने इसके साथ में क्या किया है? तो हान कहता है कि ये वही लड़की है जिसने काफी समय से मुझे अपने पीछे परेशान कर रखा है। जिसके बाद में जैन उसका ट्रीटमेंट शुरू करता है और उससे कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुम किसी भी लड़की को नहीं छू सकते हो क्योंकि तुम तो छूते ही बीमार पड़ जाते हो और तुम्हें वोमिट फील होने लगता है कि तुम्हारी बीमारी ठीक हो गई। तो हान कहता है कि अब यहाँ से चले जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। जिस पर जैन वहाँ से चला जाता है, जहाँ हान जिया को टच करते हुए कहता है कि तुम पहले ऐसी लड़की हो जिसे छूने के बाद में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, इसीलिए तुम सिर्फ मेरी हो। अगली सुबह जब जिया की आंख खुलती है तो वहाँ पर मेड उसके लिए ड्रेस लेकर के आती है। तो जिया उससे पूछती कि अंकल कहाँ है? तो मेड बताती है कि वो आपके लिए ब्रेकफास्ट बना रहे हैं। ये सुनकर कि जिया रेडी होकर के नीचे जाती है, जहाँ वो हान को अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाता हुआ देखती है और बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और पीछे से जाकर के उसे हक कर लेती है और उसे धन्यवाद करती है। तो हान उससे कहता है कि अगर तुम्हें मुझे धन्यवाद करना ही है तो मुझे एक किस दे दो। इतना कहकर के उसकी तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन जिया इस बात को इग्नोर करते हुए पेस्ट्रीज देखने लगती है और उससे पूछती है क्या इसे आपने बनाया है? तो हान उससे कहता है कि हाँ मैंने ही बनाया है, क्या तुम इसे चख करके बताओगी? जिस पर जिया उसे खा करके कहती है कि तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, आप इसे एक बार खा करके देखिए। तो हान उसे बहुत गौर से देखने लगता है और उसके लिप पर लगे हुए पेस्ट्री को निकाल करके लिक कर लेता है और कहता है कि वाकई में अब मुझे बहुत ही ज्यादा टेस्टी लग रहा है। ये देख करके जिया शर्मा करके वहाँ से जाने लगती है। तो हान उसे रोक करके कहता है कि अच्छा ठीक है, अब मैं तुम्हें और तंग नहीं करूंगा, मैंने तुम्हारे फादर को रिहा करवा दिया है तो चल करके हमें उन्हें लाना चाहिए। इतना कह करके वो दोनों चले जाते हैं, जहाँ वो उसे पुलिस स्टेशन के सामने लेकर के जाता है। तो जिया उसे बहुत गौर से देखने लगती है। तो हान कहता है कि अगर तुम मुझे इस तरीके से देखती रहोगी तो मैं तुम्हें यहीं पर खा जाऊंगा। वैसे मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूँ कि मेरे मेंशन में हर जगह तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स लगे हुए हैं, तो तुम जब चाहो तो वापस आ सकती हो, तुम्हें सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी जिया देखती कि उसके फादर बाहर आते हैं, जिन्हें देख करके वो काफी खुश हो जाती है और दौड़ते हुए उनके पास चली जाती है और उन्हें फौरन से जाकर के गले से लगा लेती है और रोने लगती है। तो उसके फादर कहते हैं कि रोना बंद करो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। जहाँ वो हान को देख करके काफी कंफ्यूज हो जाते हैं और जिया से पूछती कि आखिर हान तुम्हारे साथ में क्या करने आए हैं? तो जिया बताती है कि हान ने आपकी जमानत करवाई है। ये सुनकर के उसके फादर और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि हान एक अच्छा इंसान नहीं है, तुम उसके साथ नहीं रह सकती हो और उसकी मदद नहीं ले सकती हो, जितना हो सके उस इंसान से दूर रहो। तो जिया कहती है कि ठीक है। इतना कहकर के वो अपने फादर के साथ चली जाती है, जहाँ हान का असिस्टेंट कहता है कि आप इतनी आसानी से जिया को जाने देंगे? तो हान कहता है कि वो ज्यादा दिन तक मुझसे दूर नहीं रह सकती है क्योंकि मैं उसकी दुखती रग को अच्छी तरीके से जानता हूँ। अब काफी दिन तक जिया उससे नहीं मिलती और ना ही हान उसे देख पा रहा था, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा डेस्परेट हो जाता है और सोशल मीडिया पर उसका अकाउंट ढूंढने लगता है, जहाँ पर वो उसे मिल जाती है और वो उसे रिक्वेस्ट भेज देता है। लेकिन जिया उसका रिक्वेस्ट रिसीव नहीं करती है, जानबूझ करके उसे इग्नोर करती है। तो हान उसे कॉल करके कहता है कि क्या तुम्हें मेरा रिक्वेस्ट नहीं दिख रहा है? तो जिया उसे झूठ बोलती कि मैं देखना भूल गई थी, अभी मैं आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती हूँ। अब हान उसे फिर से मैसेज करता है उससे मिलने के लिए और उसे मिलने की जगह का एड्रेस सेंड कर देता है, पर जिया इससे पहले कि उसे रिप्लाई करती हुई फिर से उस रात को याद करने लगती है।
कि किस तरीके से उसने हान के साथ में नाइट स्पेंड किया था, और यही सोच कर कि उसे रिप्लाई नहीं करती है। तभी वहाँ पर जिया की फ्रेंड आती है और बताती है कि हमारे स्कूल में एक चीफ गेस्ट आने वाले हैं जो कि आज स्पीच देने वाले हैं, तो चल करके मैं फ्रंट की सीट पर बैठ जाना चाहिए वरना हमें सीट नहीं मिलेगी। तो जिया उसके साथ में जाकर की सीट पर बैठ जाती है और वेट करने लगती है, और वो चीफ गेस्ट कोई और नहीं बल्कि हान होता है, और वो बस यहाँ पर जिया के लिए आया होता है क्योंकि वो उसे देखना चाहता था। अब हान कॉलेज के अंदर इंटर करता है और स्पीच देना शुरू करता है, लेकिन उसकी निगाहें पूरी तरीके से तो जिया पर ही टिकी होती हैं और उसे देख करके स्पीच दे रहा होता है जैसे कि बस उसे देखते ही रहना चाहता हो। जहाँ हान को इस तरीके से देख करके जिया काफी नर्वस हो जाती है और अपने ऊपर पानी गलती से गिरा लेती है, जिस पर उसके बगल में बैठा उसका क्लासमेट चेन उसे क्लीन करने लगता है। ये देख करके तो हान के जेलसी और गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है, पर वो किसी तरीके से खुद को कंट्रोल करता है। अब ये सब होने के बाद में जिया जैसे कॉलेज से बाहर निकलती है और अपने फ्रेंड्स को बाय कहती है, तो हान उसे कहता है कि चलो अब घर चलते हैं। इतना कह करके उसे ले जाने लगता है। तभी चेन पीछे से भागता हुआ आता है और जिया से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, और वो हान से कहता है कि क्या मैं कुछ देर अकेले में जिया से बात कर सकता हूँ। तो हान इस बात पर कोई भी आपत्ति नहीं जताता है और कहता है कि ठीक है। इतना कहकर के वो वहाँ से चला जाता है और दूर जाकर के खड़ा हो जाता है, जहाँ चेन जिया को प्रपोज करने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हें काफी समय से प्यार करता हूँ और तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ, और आज मैं तुमसे अपने दिल की बात कह देना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सब सुन करके तो हान का एक्सप्रेशन बिल्कुल डार्क हो जाता है और उसे गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है, और वो चेन के सामने जाकर ही कहता है कि तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। ये सुनकर के चेन काफी शॉक रह जाता है और कहता है कि मैं मानता हूँ कि आप हमसे बड़े हैं और आप एक बहुत ही बड़ी बिजनेस टाइकून है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जिया की लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं। उसका पूरा अधिकार है अपनी लाइफ में किसी को भी चुनने का। तो हान उससे कहता है कि सुनो बच्चे, अभी तुम बहुत छोटे हो, तुम उसे हैंडल नहीं कर सकते हो क्योंकि जिया मेरी है और उसके बारे में मैं किसी को भी सोचने का अधिकार नहीं देता हूँ, इसीलिए इसे भूल जाओ और यहाँ से चले जाओ। जिया देखती कि माहौल काफी खराब होने वाला है, इसलिए वो फौरन से बुक उठा करके चेन को दे देती है और कहती कि तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। चेन भी काफी डर जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। चेन के जाने के बाद में हान जिया को कार के अंदर गुस्से से पुश करते हुए कहता है कि लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गई हो और तुम यहाँ पर भूल गई कि तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा सोल, सब कुछ मेरा है। तो जिया कहती कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। तो हान कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ने वाला हूँ, जिसके बाद उसे घर लेकर के चला जाता है और उसे एक फाइल देते हुए बताता है कि इसी इंसान ने तुम्हारे फादर को फंसाया था, इसके बारे में मैंने सब कुछ छानबीन कर लिया है और मैंने सारा मैटर अपने हाथ में ले लिया है, तो तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब अगले दिन जिया जब स्कूल जाती है तो हान उसे कॉल करता है और बताता है कि मैं 15 दिन के लिए बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ, तो तुम अपना ख्याल रखना, और जब भी मैं वापस लौट करके आऊंगा तो तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे गिफ्ट्स लेकर के आऊंगा। इतना कहकर के वो कॉल काट देता है। जिया सोचती है कि अंकल ने मुझे इन्फॉर्म क्यों किया, लगता है कि मैं उनकी जिंदगी में सिर्फ एक ऐसी लड़की हूँ जो कि उनकी लवर हूँ। ये सोच करके वो काफी खुश होने लगती है, जिसके बाद वो अपने फादर के पास हॉस्पिटल में जाती है और उनकी स्थिति में काफी सुधार हो रहा था। ये देख करके जिया काफी खुश हो जाती है। तभी वहाँ पर डॉक्टर आते हैं और बताते हैं कि आपके फादर जल्दी ही ठीक हो जाएंगे और इन्हें अब दवा भी नहीं खानी पड़ेगी। इतना कह करके वो वहाँ से चले जाते हैं। ये सुनकर के तो वो दोनों ही काफी ज्यादा खुश होते हैं। जब जिया के फादर कहते हैं कि अब जैसा कि मैं ठीक हो गया हूँ तो क्यों ना हम दोनों चल करके विलेज साइड रहे और ये सिटी हमेशा के लिए छोड़ दे, क्योंकि हमारे लिए सही नहीं है। ये सुनकर के जिया का फेस उतर जाता है और वो अपने क्लास में बैठ करके सोचने लगती है कि मैं तो हमेशा ही अंकल से दूर जाना चाहती थी और जब आज मुझे मौका मिल रहा है तो फिर मुझे इतना दुख क्यों हो रहा है। तभी हान उसे एक मैसेज भेजता है, जिसे जब वो खोलती है तो उसमें डायमंड की इयरिंग उसे दिखती है। जहाँ उसकी फ्रेंड उस इयरिंग को देख करके कहती है कि ये तो काफी रेयर पिंक डायमंड की इयरिंग है। जहाँ हान उसे फिर से मैसेज करके पूछता है क्या तुम्हें इयरिंग्स पसंद है, तो जिया टाइप करती है कि मुझे इयरिंग्स तो बहुत पसंद है, बहुत प्यारे लग रहे हैं, लेकिन आपको इतने पैसे खर्च करने की कोई भी जरूरत नहीं है। वहीं हान अपने दोस्तों के साथ में बैठा ड्रिंक कर रहा होता है, जहाँ उसके डॉक्टर फ्रेंड की निगाह उस इयरिंग पर पड़ती है, जिसे खोल करके वो देखने लगता है और कहता है क्या तुमने ये इयरिंग उस लड़की के लिए खरीदा है। तो हान उससे वो इयरिंग लेकर के कहता है कि ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। जहाँ हान उसे डायरेक्ट कॉल करके कहता है कि मैं हाईचिंग वापस आ गया हूँ, तो क्या आज रात तुम मुझसे मिल सकती हो। तो जिया कहती है कि आज रात मैं अपने फ्रेंड के साथ में बहुत ही ज्यादा बिजी हूँ, इसलिए मैं नहीं आ सकती हूँ। इतना कह करके वो कॉल काट देती है। ये देख करके हान का दोस्त उससे कहता है कि लगता है कि उस छोटी लड़की ने वैलेंटाइन डे पर तुमसे मिलने के लिए मना कर दिया, अब तो तुम्हारा दिल टूट गया होगा और तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा। तो हान कहता है कि मैं कोई टीनेजर लड़का नहीं हूँ और वैसे भी मेरी लवर नहीं है जो कि मेरा दिल टूट जाए, वो सिर्फ मेरे लिए खिलौना है। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है। इधर जिया मेंशन वापस आती है और थक करके सो जाती है और ये सोच रही होती है कि लगता है कि हान किसी और लड़की के साथ में होगा, लेकिन तब तक हान मेंशन में इंटर करता है और वो जिया को देख करके उसके पास जाता है।
और उसे बहुत प्यार से टच करता है, जिस पर जिया उठ जाती है और उसे देख कर ये हैरान हो जाती है। तो हान उससे कहता है कि मैं 15 दिन के लिए तुमसे दूर क्या गया, मुझे ऐसा लगता है कि तुमने मुझे मिस ही नहीं किया। तो वो कहती है कि ऐसी बात नहीं है, जिस पर हान उसे उठा करके ले जाता है और बेड पर पटक देता है। तो जिया कहती है कि आप क्या कर रहे हैं, आपको जाकर के रेस्ट करना चाहिए। जिस पर हान उसे करीब जाकर के कहता है कि सच सच बताओ, क्या तुमने मुझे जरा सा भी मिस नहीं किया। तो जिया कहती है कि मैंने मिस किया। इतने पर वो उसे किस करने लगता है और उसको गौर से देखते हुए सोचता है कि तुम मेरे लिए बस एक डिजायर हो। इतना कह करके वो उसका ड्रेस फाड़ देता है। तो वो कहती है कि अंकल आपने मेरी ड्रेस फाड़ दी। तो कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस तरीके की बहुत सारी ड्रेस दिला दूंगा। इतना कह करके उसके साथ में नाइट एक्सपेंड कर लेता है, जिसके बाद में वो उसकी हेयर ड्राई करने लगता है और उससे कहता है कि क्या तुम मुझसे नाराज हो, क्योंकि मुझे ये बात पता है कि तुम्हारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं और आज तुम उनके साथ बहुत बिजी थी, पर मैंने तुम्हें कॉल करके यहाँ बुला लिया और सब कुछ बर्बाद कर दिया। इसके लिए मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। तो जिया कहती कि इसमें सारी गलती मेरी है, क्योंकि मैं पहली बार किसी की लवर बनी हूँ और मुझे ऐसा लगा कि आपको मेरी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपके पास तो बहुत सारी वुमेन्स होंगी। तो हान कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरे बेड पर इतनी आसानी से कोई भी औरत चढ़ जाएगी, और क्या मैं तुम्हें उस टाइप का इंसान लगता हूँ जो कि एक ही टाइम पर बहुत सारे औरतों को डेट करूँ। तो जिया कहती कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने आपको गलत समझा। जहाँ हान वही इयररिंग्स निकाल करके उसे अपने हाथ से बहुत प्यार से पहनाता है और कहता है कि तुम बहुत प्यारी लग रही हो इस इयररिंग्स में। जिस पर जिया भी उसे गिफ्ट का बॉक्स देती है और कहती कि मैंने भी आपके लिए कुछ लिया है। जब हान उस बॉक्स को ओपन करता है तो उसमें से बेल्ट निकलता है। तो वो कहता है कि लगता है कि तुम चाहती हो कि मैं इसी बेल्ट से तुम्हें बेड पर बांध दूं और फिर मैं तुम्हारे साथ में। इतने पर जिया कहती कि आप एक नंबर 1 के बेशर्म इंसान है, अब मेरा बेल्ट जल्दी से मुझे वापस करिए। तो हान कहता है कि अब ये मेरा है, अब चलो इसे अपने हाथों से मुझे पहना दो। जिस पर जिया उसे वो बेल्ट पहनाते हुए कहती कि मैंने अपनी सैलरी से खरीदा है, आशा करती हूँ कि आपको ये बहुत पसंद आएगा, और अंकल मेरी इतनी केयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिया की इनोसेंट बातें सुनकर के हान सोचता है कि मैंने तुम्हें हमेशा से खिलौने की तरह समझा है, जो कि मेरी बीमारी को क्योर कर सकती है और मेरे डिजायर को बेड पर कंप्लीट कर सकती है। लेकिन इस टाइम मैं कुछ अलग क्यों फील कर रहा हूँ, क्यों मैं सोचते हुए घबराहट फील कर रहा हूँ, क्यों तुम्हें खोने से मुझे इतना डर लग रहा है। यही सोच करके वो उसे तुरंत से गले से लगा लेता है, जैसे कि वो कहीं गायब न हो जाए। अब अगले दिन जिया एक कंपनी में जाती है जहाँ उसे जॉब मिल जाती है, जहाँ लाइव एडवर्टीजमेंट चल रहा होता है। यहाँ पर चेन भी उसके साथ में होता है, पर तभी अचानक से जिया का पैर तार में फंस जाता है। पर इससे पहले कि वो गिरती, चैन उसे पकड़ लेता है और यहाँ पर ये सीन लाइव चल रही होती। इधर हान एक बार में अपने दोस्तों के साथ में बैठा होता है, तभी उसकी एक फ्रेंड के मोबाइल पर वही लाइव वीडियो शो होने लगती है, जिसे देख करके वो कहता है कि लड़की कितनी इनोसेंट है और कितनी प्योर लग रही है। ये सुनकर के हान को थोड़ा सा शक होता है, और जब वो उसके हाथ से वो फोन लेकर के देखता है तो उसके गुस्से और जेलसी का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है, और वो गुस्से से उठ करके वहाँ से चला जाता है और बाहर जाकर के जिया को कॉल करके पूछता है कि आखिर तुम हो कहाँ। तो जिया बताती कि मैं बस स्टैंड पर बैठी हूँ। तो हान कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें पिकअप करने के लिए आ रहा हूँ। तो वो कहती है कि ठीक है। कुछ देर के बाद में हान जब बस स्टैंड पहुंचता है तो वो देखता है कि जिया वहीं पर बैठी बैठी सो गई होती है, जिसके पास जाकर के वो उसका मोबाइल लेकर के उसमें पासवर्ड उनकी पहली मुलाकात की डेट डालता है, जिससे कि उसका मोबाइल ओपन हो जाता है। ये देख करके वो काफी हैरान रह जाता है। जहाँ उसके मैसेज को पढ़ता है जो कि जिया ने अपनी फ्रेंड को भेजा होता है कि वो चैन को बिल्कुल भी नहीं चाहती, उसकी लाइफ में एक ऐसा इंसान है जिसे वो बहुत चाहती है और वो एक बहुत ही अच्छा इंसान है। जिसे पढ़ करके वो समझ जाता है कि जिया उसी की बात कर रही थी, और वो सोचता है कि जिया तुम गलत हो, मैं एक बहुत ही बुरा इंसान हूँ जिसके रगों में गंदा खून बह रहा है और मैं लोगों को जीती जिंदगी खा जाता हूँ। मैं एक राक्षस और जानवर हूँ जिसे सिर्फ शिकार करना आता है, ना कि प्यार करना। कुछ देर के बाद में जिया की जब आंख खुलती तो वो कहती कि माफ करिएगा, मैं बहुत थक गई थी इसीलिए सो गई। तो हान उसे कहता है कि आखिर तुम बाहर जाकर के जॉब क्यों करना चाहती हो, क्या तुम्हें पैसों की कमी पड़ गई है। तो कहती कि मैं पैसों के लिए जॉब करने के लिए नहीं गई थी, बस मैं वहाँ पर एक्सपीरियंस के लिए गई थी, और वैसे भी हर वक्त मुझे आपसे मदद लेना पसंद नहीं है। तो कहता है कि अगर तुम चाहो तो मेरी कंपनी में जॉब कर सकती हो, मैं तुम्हें दोगुनी सैलरी दूंगा। तो जिया कहती कि मुझे नहीं करना है। इस बात पर हान की गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है, और उससे कहता है कि मुझे नहीं पसंद है कि तुम्हारे आसपास कोई भी आदमी हो और वो तुम्हें छूने की कोशिश करे। इतना कह करके वो उसे पनिशमेंट किस करता है। दूसरी तरफ हान जिया को उठा करके घर के अंदर लेकर के जा ही रहा होता है और उसे प्यार भरी बातें कर रहा होता है। इतने पर जिया के फादर उनके सामने आ जाते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं कि आखिर तुम इस आदमी के साथ में क्या कर रही हो और तुम्हारा इसके साथ में क्या रिश्ता है। जिस पर हान कहता है कि लगता है कि बुढ़ापे में आपको ज्यादा सवाल जवाब करने लगे हैं। इस बात पर जिया के फादर गुस्सा हो जाते हैं और हान के ऊपर हाथ उठा लेते हैं, पर हान उनका हाथ पकड़ लेता है और उन्हें खुद से दूर करते हुए सोफे पर जाकर के बैठ जाता है। जिस पर उसके फादर कहते कि तुम एक मॉन्स्टर हो जिसने की जानबूझकर के मेरी बेटी की मासूमियत का फायदा उठाया है। तो जिया कहती कि पापा आप उन्हें गलत समझ रहे हैं, हान वैसे इंसान नहीं जैसा कि आप उन्हें समझ रहे हैं। इतना कहकर कि वो उन्हें घर वापस लेकर के जाती है, जहाँ वो उससे कहती कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मेरी परवरिश में कहाँ पर कमी रह गई थी, जो कि तुमने अपना मान सम्मान दांव पर लगा करके शॉर्टकट का रास्ता अपना लिया। तुम्हें पता भी कि हान कैसा इंसान है। हान की मदर ने उसे उसके बचपन में ही छोड़ दिया था और उसके फादर भी एक नंबर उनके करप्ट इंसान थे। आज वो यहाँ तक इसलिए नहीं पहुँचा है कि वो काफी काबिल है, आज वो यहाँ पर अपने गंदे कर्मों की वजह से पहुँचा है। उसके हाथ काफी गंदे और दिल काफी काला है।
आखिर तुम ऐसे इंसान के साथ में कैसे रह सकती हो? तो जिया कहती कि मैं मानती हूँ कि वो बहुत ही बुरा इंसान है और बहुत ही क्रूएल है, पर उसने हर कदम पर हमारा साथ दिया है। उसी ने आपके अस्पताल का बिल पे किया था और आपको जेल से भी निकलवाया था। जब हर किसी ने अपना मुंह मोड़ लिया था तब वो हमारे साथ में खड़ा था। पर मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि मैं उसकी जाल में फंस गई हूँ। इतना कहकर कि वो जोर जोर से रोने लगती है। ये सुनकर के उसके फादर और भी ज्यादा सदमे में चले जाते हैं और वो वहाँ से अंदर रूम में चले जाते हैं और अगले दिन वो घर छोड़ करके चले जाते हैं और पीछे से जिया के लिए एक लेटर छोड़ जाते हैं कि वो विलेज में जाकर के रहना चाहते हैं और अब वो उसके ऊपर और ज्यादा बोझ नहीं बनना चाहते। वो लेटर देख करके जिया बहुत ही ज्यादा रोने लगती है और सोचती है कि ये बात सच है कि मेरा और अंकल का रिश्ता सही नहीं है। तभी उसके पास में हान की कॉल आती है। तो वो उससे कहती कि मैं आपके घर पर अब कभी भी नहीं आऊंगी। तो हान कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा? मैं यहाँ पर तुम्हारे बिना अपना माइंड खोए जा रहा हूँ। क्या तुम चाहती हो कि मैं वहाँ पर आकर के तुम्हें उठा करके अपने साथ में ले आऊँ और अपने बेड से बांध करके तुम्हें ऐसी सजा दूं कि तुम हफ्तों तक चलने के लायक न रहो? अभी तुम मेरा पागलपन जानती नहीं हो। तुम्हें आखिर किसने परमिशन दी मेरी नजरों से दूर हो जाने की? जिया उसकी सारी बातें सुनकर के काफी डर जाती और फौरन से कॉल काट देती और समझ जाती कि हान अब पूरी तरीके से पागल हो चुका है। अब पूरे 1 महीने बीत जाते हैं। जिया का हान के साथ में कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं होता है और ना ही वो उससे बात कर रही होती है और यहाँ पर वो सोचती है कि आखिर मैं इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती हूँ और यही सोच करके वो हान से मिलने के लिए जाती है, जहाँ वो देखती है कि हान पागलों की तरह ड्रिंक कर रहा होता है और वो इतनी ज्यादा नशे में होता है कि वो जिया की मौजूदगी को भी फील नहीं कर पा रहा होता है। जिया उसे देख करके सोचती कि मेरे फादर ने एकदम सही कहा था कि मैं आपके लिए सिर्फ खिलौने के समान हूँ और यही सोच करके वो उसे उठा करके सोफे पर बैठाती है, जहाँ हान उसका हाथ पकड़ लेता है। तो जिया कहती कि मुझे छोड़िए, मुझे जाने दीजिए, जिस पर हान उसे पीछे से हक करके कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ करके मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना यहाँ पर मर रहा हूँ। जिया उसे इस तरीके से रोता हुआ देख करके पूछती कि आखिर आप इतने दुखी क्यों लग रहे हैं? तो हान कहता है क्योंकि मैंने बहुत ही गलत काम किया है, मैंने किसी के खिलाफ साजिश रची है और अब मुझे इस बात का डर है कि वो मुझे कभी भी माफ नहीं करेगी। जिस पर जिया उससे कहती कि अगर आप उस इंसान से सच्चे दिल से माफी मांग लेते हैं तो हो सकता है कि वो आपको जरूर माफ कर दे। तो हान कहता है कि मैं उसकी माफी के काबिल नहीं हूँ, मैं एक बहुत ही गंदा इंसान हूँ जिसने की उसकी प्योरिटी बर्बाद कर दी है। जिया देखती कि हान बहुत ही ज्यादा दुखी है। अब अगली सुबह हान की जब आँख खुलती है तो वो कल रात की बात याद करके सोचता है कि तो मेरा बस एक सपना था, पर जैसे वो टेबल पर रखे पानी का ग्लास देखता है वो समझ जाता है कि सपना नहीं था। जिया उसके पास में सच में आई थी और वो फौरन से असिस्टेंट को बुला करके उससे कहता है कि जिया का घर फौरन से उसके नाम पर ट्रांसफर कर दो और बहुत सारे गिफ्ट्स और बुके का इंतजाम करो, मैं जिया से माफी मांगने के लिए जाना चाहता हूँ। कुछ देर के बाद में जिया हान के ऑफिस जाती है, जिसे देख करके वो डेस्परेटली तरीके से कहने लग जाता है कि आखिर तुम मुझे कल रात छोड़ करके क्यों चली गई थी? तो जिया कहती कि आज मैं यहाँ आपको एक आखिरी बार गुड बाय कहने के लिए आई हूँ। इतना कह करके वो अपने घर की चाबी उसे वापस कर देती है और कहती कि मेरी इतनी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हान उसे रोक करके कहता है कि मुझे नहीं पता है कि तुम्हारे फादर ने तुमसे मेरे बारे में क्या क्या बताया है, पर मैं तुम्हें अपने पास्ट के बारे में सब कुछ क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो जिया कहती कि मुझे पता है कि हमारे रिश्ते की शुरुआत गलत तरीके से हुई थी और मैं इन सभी चीजों के लिए बहुत ही भूली हूँ, इसीलिए मैं आपकी जाल में फंस गई, पर अब और नहीं। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगती। तो हान कहता है कि अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हें सच में बहुत पसंद करने लगा हूँ। ये सुनकर कि वो रुक जाती। तो हान कहता है कि मैं मानता हूँ कि शुरुआत में मैं तुमसे सिर्फ फिजिकली अट्रैक्ट हुआ था, पर धीरे धीरे मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ और मैं सच कह रहा हूँ कि मेरे दिल में बिल्कुल वैसी फीलिंग है जैसा कि एक लवर के दिल में होती है, ना कि किसी लेन देन का हिस्सा या फिर डिजायर, सिर्फ प्योर लव है मेरे दिल में तुम्हारे लिए, प्लीज मुझे जवाब दो। तो जिया कहती कि मुझे सोचने के लिए कुछ समय चाहिए। इतना कह करके वो वहाँ से भाग जाती है और बाहर आकर के सोचती है क्या सच में उसका प्यार मेरे लिए सच्चा है। यहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होती है। अब जिया जैसे ही घर वापस लौट करके जाती है तो उसकी नजर उसी पेपर पर पड़ती है जो उसके फादर ने डस्टबिन में फेंका था और जब वो उसे देखती तो उसे पता चलता है कि उसके फादर की बर्बादी के पीछे हान का ही हाथ है। ये देख करके उसके पांव तले से जमीन निकल जाता है और उसे बहुत ही गहरा सदमा लगता है और वो वहीं पर रोने लग जाती है। अब किसी तरीके से वो खुद को संभालते हुए अगले दिन जब स्कूल जाती है तो उसे चैन मिलता है और वो उससे पूछता है कि तुम इतने दिनों से स्कूल क्यों नहीं आ रही थी? तो वो बताती है घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। तो वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें लंच पर ले जाना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो जिया कहती कि हाँ क्यों नहीं। तभी वहाँ पर हान की ब्लैक कार आकर के रुकती है जिसमें से वो रेड रोज का बुके लेकर के निकलता है। तो जिया उसे पूछती कि आप यहाँ पर क्यों आए? तो उसे कहता है कि मैं उस दिन का जवाब जानना चाहता हूँ क्योंकि तुमने उस दिन मुझे जवाब नहीं दिया था। यहाँ पर चैन उनके बीच में इंटरफेयर करने की कोशिश करता है जिस पर हान पूरी तरीके से फायर हो जाता है। तो जिया चैन से कहती कि तुम जाओ यहाँ से, ये मेरा मैटर, मैं इसे हैंडल कर लूंगी। जिस पर चैन वहाँ से चला जाता है, जहाँ हान फौरन से उसे बुके देते हुए अपने पूरी दिल से उससे कहता है कि जिया मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता हूँ। तो जिया कहती कि मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ और यही मेरा जवाब है। इतना कहकर के वो वहाँ से जाने लगती है। तो हान कहता है कि तुम झूठ कर रही हो, तुम भी मुझसे प्यार करती हो। तो जिया कहती कि झूठ वो क्या होता है, झूठ तो आपने मुझसे कहा है। इतना कहकर के उसके मुंह पर वो बुके दे मारती है
और कहती है क्या प्यार का मतलब यही होता है कि आपने मेरे फादर की कंपनी बर्बाद कर दी और उन्हें लाचार बना दिया ताकि मैं आपके आगे आकर के भीख मांगू और आपसे गिड़गिड़ाऊं। यहाँ पर वो उसे पेपर दिखाते हुए कहती कि चांगशेंग कंपनी आपकी है ना, जिससे कि आपने हर तरफ से मेरे फादर के लिए रास्ते बंद कर दिए थे। तो हान कहता है कि मुझे एक मौका तो समझाने का। तो जिया कहती कि आप एक राक्षस इंसान है जो कि इतने पावरफुल होते हुए मेरी जैसी छोटी सी लड़की के साथ में खेल रहे थे और मेरा यूज कर रहे थे, और अब तो जो आपको हासिल करना था आपने सब कुछ कर लिया है और सब कुछ बर्बाद कर दिया है। तो ये बताइए कि यहाँ पर प्यार कहाँ से है, आप मुझसे प्यार कैसे कर सकते हैं। तो हान कहता है कि मैं बस तुम्हें अपने पास रखना चाहता था, मैं इतना अंधा हो गया था कि मुझे सही और गलत तक का एहसास नहीं था। तो जिया कहती कि मैं आपको कभी भी माफ नहीं करूंगी। अब हान जिया की माफी पाने के लिए उसके घर के बाहर बारिश में नील होकर के काफी देरी तक बैठा होता है, जिस पर जिया परेशान होकर के बाहर आती है और कहती कि आखिर आप ये सब क्यों कर रहे हैं। तो हान कहता है कि मैं बस तुम्हारी माफी चाहता हूँ, मैं मानता हूँ कि मैं गलत हूँ क्योंकि मैं एक राक्षस हूँ जिसे शुरू से चीजों को पाने की आदत रही है, फिर उसे पाने का तरीका सही हो या गलत हो मेरे लिए बात मैटर नहीं करती थी, इसीलिए मैंने तुम्हें ट्रैप किया। लेकिन मैं बहुत गलत था, मुझे कभी भी इस बात का एहसास नहीं था कि मेरे अंदर प्यार जैसी भावना भी आ सकती है। और देखो मैं इतना अनलकी इंसान हूँ कि मेरा सच्चा प्यार मेरे धोखे और गंदगी के बलि चढ़ गया। तो जिया कहती कि मैं आपसे नफरत तो नहीं करती हूँ, लेकिन मैं अब आपको कभी भी नहीं देखना चाहती हूँ, प्लीज मेरी जिंदगी से कहीं दूर चले जाइए। तो हान कहता है कि ठीक है, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारी जिंदगी से कहीं बहुत दूर चला जाऊंगा। अगले दिन जिया न्यूज देखती कि उसके फादर की कंपनी को हान ने स्टेबल कर दिया और उनके सारे कर्ज चुका दिए हैं। तभी उसका डोरबेल बजता है। जैसे ही वो बाहर निकलती है तो वहाँ पर उसे एक एनवेलप मिलता है जिसमें कि हान का लेटर होता है, जिसमें लिखा होता है कि जब तुम ये लेटर पढ़ रही होगी तो मैं तुमसे बहुत दूर जा चुका हूँ। जिया मुझे ऐसा लगा था कि तुम्हें अपने पास रखना प्यार है, पर मैं गलत था। पर प्यार तो अनकंडीशनल होता है और प्यार में रिस्पेक्ट और ईमानदारी बहुत जरूरी होती है। मैंने तुम्हारे पेरेंट्स का घर तुम्हारे नाम पर कर दिया है, जिसमें तुम जा करके आराम से रह सकती हो। जहाँ जिया अपने घर के अंदर इंटर करती है और अपने ड्रेस को देख करके फूट फूट कर रोने लगती है। अब हमें यहाँ से 3 साल के बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ जिया अपने नॉवेल को देखती है जिसमें कि उसने अपनी और हान की कहानी लिखी थी। तभी वहाँ पर उसके फादर उसके लिए लंच लेकर के आते हैं और कहते हैं कि चैन 3 सालों से तुम्हारा पीछा कर रहा है, तुम्हें उससे एक बार जा करके मिल लेना चाहिए। जिस पर जिया अपने फादर की बात मान करके चैन से मिलने के लिए चली जाती है, जहाँ चैन उसे अपने दिल की बात कहता है और उसे प्रपोज करता है, पर जिया उसे साफ इनकार कर देती है और कहती है कि तुम्हें मुझसे कहीं बेहतर लड़की मिल जाएगी क्योंकि तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो और मैं अभी किसी का भी प्यार एक्सेप्ट नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि मैं अब तक हान को भूल नहीं पाई हूँ। जिस पर चैन उसे गले से लगा करके कहता है कोई बात नहीं, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। अब जिया जैसे वहाँ से बाहर आती है तो उसे हान की मौजूदगी का एहसास होता है और उसकी निगाहें उसे डेस्परेटली तरीके से ढूंढने लगती है, जिसकी वजह से वो ट्रॉली से टकराने वाली होती है। पर तब तक हान उसे पकड़ करके अपनी ओर खींच लेता है, जिसे देख करके वो हैरान रह जाती है। हान उससे कहता है कि तुम आज भी कितनी लापरवाह हो, तुम्हें अपना ख्याल तक रखना नहीं आता है। जिस पर जिया उसे फौरन से हक कर लेती है और बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है। यहाँ पर जिया ऑलरेडी उसे अपने दिल से माफ कर चुकी होती है। हान उसे अपने साथ घर लेकर के जाता है और बहुत प्यार से जिया के लिए खाना बनाता है, जहाँ जिया उसे पीछे से हक करके कहती कि लगता है कि आपने खाना बनाना भी सीख लिया है। तो हान कहता है क्योंकि मुझे एक अच्छा पतीजू बनना था तो मुझे खाना बनाना तो सीखना ही पड़ता। तो जिया कहती है कि आप श्योर है कि आप मेरे फादर से मिलना चाहते हैं, क्या आपको डर नहीं लगता है कि वो मना कर देंगे। तो हान कहता है कि बिना उनकी मर्जी के हम शादी नहीं कर सकते हैं, तो हमें उनसे परमिशन तो लेनी ही पड़ेगी। अब कुछ देर के बाद में जिया के फादर वहाँ पर आते हैं, जहाँ डिनर टेबल पर जिया अपने फादर से कहती कि इसे हान ने बनाया है तो प्लीज इसे एक बार खा करके देखिए पापा। तो उसके फादर कहते कि हाँ मुझे पता है कि तुम्हारे अंकल ने बनाया है। अंकल शब्द सुन करके तो हान का फेस देखने लायक होता है। जिया के फादर हान के बनाए हुए खाने को खा करके कहते कि तो काफी ज्यादा बकवास है, इसे खाने से अच्छा है कि मैं भूखा ही रह जाऊँ। वैसे मेरा मूड खराब हो गया है, इसे खा करके तो हम वाइन पीते हैं। इतना कह करके वो वाइन का ग्लास भर करके हान को ऑफर करने लगती। तो जिया कहती कि हान ने पीना छोड़ दिया है। तो हान कहता है कि कोई बात नहीं, मैं इसे अपने ससुर जी की माफी समझ करके पी जाऊंगा। इतना कह करके वो उसे पी जाता है, पर जिया के फादर तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे होते। वो उसे भर भर के वाइन दिए जा रहे होते हैं और हान भी पी जा रहा होता है बिना किसी कंप्लेन के। अब हान और जिया की शादी का दिन आ जाता है, जहाँ जिया अपने फादर के साथ में वेडिंग स्पॉट पर इंटर करती है और यहाँ पर उसके फादर खुशी खुशी जिया का हाथ हान के हाथ में दे देते हैं और यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के लिए कस्मे वादे खाते हुए अपनी शादी के रिचुअल को कंप्लीट करते हैं। जिसके बाद हान उसे वेडिंग रिंग पहनाता है और एक प्यारी सी किस के साथ में अपनी वेडिंग को कंप्लीट करता है और इसी के साथ में इस ड्रामे की पर हैप्पी एंडिंग होती है।